जय हिंद साथियों। 2024 में कितना बढ़ेगा डीए? किसी के पास कोई कुछ आंकड़े दिखा रहा है, तो कोई लेबर डिपार्टमेंट से पीडीएफ दिखा रहा है, कोई अपने अपने अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। यानी जनवरी 2024 में कितना परसेंटेज बढ़ सकता है डीए, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना बड़ा फायदा होगा, जो लोग अभी सर्विस कर रहे हैं उनको लिए क्या नुकसान होगा, जो लोग कैटेगरी लेके बैठे हैं 2024 में कौन से नए नियम आने वाले हैं जिनसे उन लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। साथियों, आपको बता दूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व सैनिक और सैनिकों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं सुर्खियों में रहती हैं। जैसे कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है। हजारों चैनल इस नाम से रोटी खा रहे हैं, हजारों चैनल अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बता रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन 2 कैसे बढ़ेगी। कुछ चैनलों ने वन रैंक वन पेंशन 3 भी लागू कर दिया। अब 3 में क्या स्केल है, 1 में क्या स्केल है, 2 में क्या स्केल है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। इतना मुझे मालूम है कि जो आरोपी वन यानी वन रैंक वन पेंशन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो है जो फैक्टर 2.51 फैक्टर 2.81 अफसर का है, 2.51 जेसीओज एंड ओआर का है, जिसमें काफ़ी कम ओआर्स और जेसीओज को फ़ायदा मिला है। यानी जो वन रैंक वन पेंशन 1 था उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। काफ़ी सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो अभी भी इससे वंचित हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है ये 1 साल से उठाया जा रहा है, अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक स्टेटस जरूर मांगा है। हम वीडियो के अंत में इस बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। लेकिन जो हमारी अभी रक्षा बजट है और जो हमारी केंद्र सरकार है, ये सैनिकों के लिए क्या करना चाहती है? क्या ये चाहती है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं इसी तरह से रोड पर बैठे रहें? यही इनका मान और सम्मान है? क्या इसी दिन के लिए ये पूर्व सैनिक बने थे कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ना पड़े? ऐसे आम पब्लिक का भी विश्वास सरकार के ऊपर से हट जाता है। जब एक सैनिक के साथ में इतना बड़ा गद्दारी कर सकती है सरकार, तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है? जरा इस पर आपने कभी विचार किया है? खैर, हम आगे बात करने वाले हैं क्या जो हमारी इक्वल एमएसपी की लड़ाई है ये हम जीतेंगे। तो इसका भी जो केस है आप सभी को मालूम है कि दिल्ली हाई कोर्ट में है, और जब तक दिल्ली हाई कोर्ट से कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट या रक्षा मंत्रालय तक नहीं जाती है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि इक्वल एमएसपी की जो जीत है हमारे पक्ष में होगी। लेकिन कहना यह है कि 80% जो एमएसपी की मांग है वह सही है, और कोर्ट इस पर जब भी फैसला सुनाएगा तो वह सैनिकों के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। क्योंकि सैनिकों का कहना भी ठीक है। अगर आप अधिकारी और कर्मचारी की बात करते हैं तो पहले तो 1 रुपये का अंतर नहीं होना चाहिए इस मामले को लेकर के। लेकिन अगर फिर भी आप अंतर रखते हैं तो अधिकारी के लिए 2000 रुपये का अंतर बहुत है, और जवान की अगर 13,000 होना चाहिए तो अफसर की 15,000 होना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं सरकार की तरफ से जो 2024 में नए नियम लागू होने जा रहे हैं सैनिकों पर, वह क्या नियम है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बटालियन में हर कंपनी में लगभग 8 से 10 ऐसे कैटेगरी होंगे जो पेंशन के तो हकदार हैं ही सभी लोग, लेकिन जो पूरा वेलफेयर लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं, और जब बटालियन के हित की काम की बात आ जाती है या कंपनी हित काम की बात आ जाती है या इंटर कंपनी गेम की बात आ जाती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम तो एलएमसी हैं, हम तो कैटेगरी हैं, हमको तो ये काम लागू नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार अभी नया रूल बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने क्लियर कट ये बोल दिया है, क्योंकि आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि केंद्र सरकार ये सोचती है कि पैसा कहाँ से निकाला जा सके। मुफ्त का पैसा कौन ले रहा है? आपने देखा होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ या सरकारी सेक्टर में,
तो सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार इस चीज़ को देखती है कि मुफ्त का पैसा कौन लेना चाहता है। तो अभी जो फोकस है इनके ऊपर लेटर जारी हुआ है कि 2024 से जो केंद्र सरकार करने जा रही है, जो भी एलएमसी हैं यानी जो भी कैटेगरी हैं वार कैटेगरी को छोड़ के, उनको तत्कालीन 2024 में सभी को घर भेज दिया जाएगा। यानी जो सिर्फ पेमेंट लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए फिट फॉर है और सेना का काम करने के लिए या फिर हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए या फिर काउंटर इंसर्जेंसी में जाने के लिए वह क्या है कैटेगरी, लेकिन पेमेंट लेने के लिए क्या है वो कैटेगरी नहीं है। उसको छुट्टी भी टाइम से चाहिए, उसको पेमेंट भी टाइम से चाहिए, लेकिन वह काम टाइम से नहीं करेगा क्योंकि वो उसके पास डॉक्टर का लगा हुआ स्टैंप है, सर्टिफिकेट है, तो वो क्या है कैटेगरी है। तो बीजेपी सरकार का यानी केंद्र सरकार का अभी सबसे बड़ा एक्शन है कि जो कैटेगरी हैं उनको घर भेजने की तैयारी है। तो आपकी क्या राय है मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मैं बात कर लेता हूं जो एमएसपी पर हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो एमएसपी का केस तो जायज़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लागू करवाने में सबसे बड़ा हाथ था उन्हीं का। लेकिन जो हमारा एमएसपी है, एमएसपी अब दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर कैसे सुनवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एमएसपी को लेकर के रक्षा मंत्रालय से इस विषय पर भी जवाब मांगा है। उसने कहा है कि हाँ, जो जवानों का दावा है या जवानों का कहना है इसमें इतना बड़ा मतभेद क्यों, जब हम एमएनएस को जवानों से ज़्यादा एमएसपी दे रहे हैं, अफसरों को दे रहे हैं, जवान के साथ में ऐसा मतभेद क्यों है। ये रक्षा मंत्रालय को दिल्ली हाई कोर्ट ने लेटर लिख करके जवाब पूछा है। और ये आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, राष्ट्रीय लेवल का कोई भी केस होता है तो सरकार से उसकी अनुमति अवश्य ली जाती है, क्योंकि रक्षा बजट तो कहाँ से आएगा, रक्षा गवर्नर खाते से आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय इन किसी भी लेटर का जवाब देने में सक्षम नहीं है। रक्षा मंत्रालय जो सुप्रीम कोर्ट से लेटर आते हैं या हाई कोर्ट से लेटर आते हैं, किसी लेटर का जवाब नहीं दिया जाता है। ये रक्षा मंत्रालय की पॉलिसी है। और अगर इतनी जल्दी रक्षा मंत्रालय जवाब देना पड़े तो 2-2 साल, 4-4 साल या 10-10 साल तक जो केस लड़े जाते हैं वह किस लिए लड़े जाएं। एक बार लेटर गया, लेटर को देखा, बिलिंग अनबिलिंग जो भी उसको कहना है उसने रिकमेंड कर दिया, उसके बाद में वो केस में क्या रुख आता है वह जज निर्धारित कर देता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रक्षा मंत्रालय ने जो एमएसपी को लेकर के लेटर भेजा गया है उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, यानी जो लेटर की कार्रवाई है ये हमारा 20 तारीख को 20 दिसंबर को एमएसपी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई था और 20 को इसको स्थगित करने के बाद में 26 और 27 दिसंबर को एक लेटर जाता है रक्षा मंत्रालय के लिए, जिसमें एमएसपी का इक्वल एमएसपी की मांग को लेकर के जो पूर्व सैनिक और सैनिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं उनमें क्या गतिविधि है पूरा टिप्पणी के हिसाब से रक्षा मंत्रालय से मांगा है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, हमारे सेना की भी काफ़ी सारी कमी है। हमारे सेना में आजकल वो चीज़ नहीं रही है जो हम मिलकर के काम करने की भावना रखते थे। सेक्शन की भावना रखते थे, प्लाटून्स की भावना रखते थे, कंपनी की भावना रखते थे, नाम नमक निशान की भावना रखते थे। आजकल जो सैनिक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सरकार अगर कम बदलती है तो सैनिक ज़्यादा बदल जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैनिक बहुत ज़्यादा फंस रहे, कैटेगरी बहुत ज़्यादा ले रहे, यानी वो सिर्फ ये देखते कि मेरा बेनिफिट कैसे हो। हम ये बात सच है और काफ़ी हमारे साथी भाइयों को ये चीज़ें बुरी भी लगेंगी, ख़राब भी लगेंगी, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ख़राब मानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच तो कड़वा होता है। सच सुनने की क्षमता बढ़ाओ। तो मकरागिरी नहीं करना है। हमने जो वर्दी पहनी है और हमने जो कसम खाई है कि हवा के रास्ते, पानी के रास्ते
और आग के रास्ते जहाँ भी मुझे जाने का आदेश मिलेगा मैं जाऊँगा। तो ये भी आपको आगे देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में वन रैंक वन पेंशन के बारे में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज है 30 दिसंबर 2023, कल है 31 दिसंबर 2023 और परसों है 1 जनवरी 2024 यानी काला दिवस, रेल रोको अभियान। क्यों? हमारी मांगों को लेकर के, यानी वन रैंक वन पेंशन 2 को जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे और सरकार का कोई मंत्री जा करके पूर्व सैनिकों से खास बातचीत करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिहाजे में हालांकि सरकार से भी जो सवाल और जवाब थे वह किए हैं और सरकार के पास भी इसका लेटर जा चुका है कि आरोपी 2 आखिर क्या मुद्दा है। एक तरफ बीजेपी सरकार 65,000 करोड़ रुपए का वादा करती है और दूसरी तरफ जो हमारे पूर्व सैनिक भाई आंदोलन पर बैठे हुए हैं 1 साल से, वह बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं दिया गया, ये फेंकू सरकार है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बनियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना अत्याचार सैनिकों के ऊपर हुआ है, किसी के ऊपर नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट को भी इसने अपनी पॉकेट में रख रखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ DY चंद्रचूड़ साहब अगर चाहें कि मैं पूर्व सैनिकों के प्रति कुछ नया कर सकता हूं, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि DY चंद्रचूड़ साहब बिना सरकार की अनुमति से एक कदम भी आगे उठा लें। खैर, देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी कितना पावर है। जो वन रैंक वन पेंशन वन को जितना भी मिला है, जिसको भी मिला है, उतना दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एक बहुत बड़ा हाथ था। आज लोग कुछ भी बोलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्व सैनिक, अगर किसी भी देश का पूर्व सैनिक हो और वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है अपनी मांगों को लेकर के, तो ये एक हीनता का व्यवहार हो जाता है। सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि ये पूर्व सैनिक हैं तो क्या हुआ। आखिर हमारे पूर्व सैनिक का जब 5 साल से अवप हो जाते हैं और अगर देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है, किसी कंट्री के साथ में युद्ध लग जाता है, तो हमारे पूर्व सैनिक भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश की हर वह आवाम जो देश के लिए मरती है, वह देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो नए नियम 2024 में लागू करने वाला है कैटेगरी को लेकर के, इसके ऊपर भारतीय सेना के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे भारतीय सेना के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि किसी की सर्विस, मैंने ये भी देखा है कि 5-5 साल से कम सर्विस वाले भी लोग परमानेंट कैटेगरी लेके बैठ जाते हैं। अब उनको 10 साल तक बटालियन कैसे झेले, यानी 5 साल की सर्विस में उन्होंने कैटेगरी ले ली और 10 साल तक बटालियन कैसे झेले, कंपनी कैसे झेले, प्लाटून कैसे झेले, सेक्शन कैसे झेले। उनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब होता है, छुट्टी से मतलब होता है और सेना से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को जाना उचित है और जाना भी चाहिए। मैं भी कहता हूँ, इस चीज़ से मैं राजी हूँ, जाना चाहिए। सिर्फ बार कैटेगरी को जब तक उसकी स्वेच्छा से सर्विस पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप बार कैटेगरी को नहीं भेज सकते हैं। बाकी को साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि झूठी खबरों से सावधान रहें। जो लेटेस्ट में आने वाले हैं, जैसे 2024 में क्या सेना के प्रति नियम बनेंगे, वह जल्दी से जल्दी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं सभी साथी भाई एवं फौजी सैनिक अर्धसैनिक बलों से लेता हूँ अनुमति। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।